Hello everyone, this is class 10th maths chapter 1. Up till we have studied Euclid division theorem. Now come to fundamental theorem of arithmetic. अब ये क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है? So let's see, every composite number can be expressed as a product of primes. Means हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इस थ्योरम को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर को भी एक बार समझ लेते हैं. तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? एक या एक से बड़े वो नंबर्स जो कि 1 से या खुद अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल 2 हमने कहा 1 से बड़े, सो 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है. तो 9 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स. सो दैट मीन्स 9 नंबर प्राइम नहीं है. 11, देन आफ्टर 13 के बाद 15 भी नहीं है, 17, 19, 23 एंड सो ऑन. ये सारे जो हैं आगे तक प्राइम नंबर्स हैं. हम चेक भी कर सकते हैं कि इनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं. 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से ही डिविजिबल है. 3 के लिए भी ऐसा ही है, 5 के लिए, 7 के लिए, जितने भी नंबर्स हमने यहाँ लिखे हैं और भी आगे तक नंबर्स जाते हैं, पर इनकी सबकी एक ही क्वालिटी है कि ये 1 से और अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं. अब प्राइम नंबर अगर हमने देख लिया तो फिर कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए? ये भी 1 से बड़े होते हैं डेफिनेटली कंपोजिट नंबर्स. बट जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल 1 से बड़ा हमने बोला है तो 2 और 3 तो प्राइम हो गया. बचा कौन यहाँ पे? 4, 5 भी हो गया प्राइम. तो फिर कौन बचा? 6 के बाद आ गया 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. ये जो सारे नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर है. हमने कहा जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर हैं. इनके अगर हम फैक्टर्स देखें, 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 इटसेल्फ हो गया. तो ये जो 3 नंबर्स इसके फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कंपोजिट नंबर्स. मीन्स प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है. तो ये तो हो गए प्राइम और कंपोजिट. अब वापस हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आते हैं, जहाँ पे हमने बताया कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. 20 हम लेते हैं. 20 कैसा नंबर है? डेफिनेटली ये कंपोजिट नंबर है. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2, 10, 2, 5, 5, 1. ये हो गया. इसे हम कैसे लिखेंगे? 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5. तो यहाँ पे ये 20 जो है वो तो कंपोजिट नंबर है और ये जो है हमारे ये प्राइम नंबर्स हैं. तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. और ये जो हमारा प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक होते हैं. कैसे यूनिक होते हैं? 20 का अगर हम किसी से भी प्राइम फैक्टर्स करवाएं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाएं तो ऑलवेज जो इसमें प्राइम नंबर्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 5 ही आएंगे. इसके अलावा कोई और नहीं आ सकते हैं. दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये यूनिक होता है. ऑर्डर इसमें डिफरेंट हो सकता है. समथिंग मैंने किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, किसी और ने किया तो 5 इंटू 2 इंटू 2 आ गया. तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट होंगे तो 2 नंबर्स एंड 1 5 नंबर. तो ये यूनिक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब इस थ्योरम का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है
वो हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 5 लिया है। इसमें हमें पूछा है कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। एक बार क्वेश्चन पढ़ने पे हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, धीरे धीरे हम इसे पढ़ेंगे। हमें एक ऐसा नंबर कंसीडर करना है 4n जहाँ पे कि n जो उसकी पावर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और हमें चेक करना है कोई एक ऐसी वैल्यू n की, मीन्स उसके पावर की, कि जिसकी वजह से 4n का जो आंसर आएगा वो n की पावर रखने पे वो डिजिट एंड से 0 होता हो। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। 4 की पावर मैंने 1 लिखी तो मेरे पास आंसर आ गया 4 आ गया। 4 की पावर अगर मैं 2 लिखती हूँ, क्योंकि मुझे बोला है कि नेचुरल नंबर्स मुझे लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 रख सकती हूँ। नेचुरल नंबर यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये हो गया 4 4 16। अगर मैंने 4 की पावर 3 ली तो ये हो गया 64। अब यहाँ ऐसे हम चलते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से ही 3 नंबर से ही मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो एंड है उसका एंड डिजिट जो है वो 0 तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 6 4 कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है तो 0 नहीं है। तो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जबकि ये जो है 4n एंड 0 हो सकता है? तो इसके लिए कुछ और मैं नंबर का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिया, ओके। अब 10 के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो क्या हो जाएंगे, 2 × 5 हो जाएंगे। अब मैंने कोई एक और नंबर ले लेती हूँ, मैं 50 ले लेती हूँ, तो इसके हो जाएंगे 2 × 5 × 5 हो गए, 5 2 10, 10 5 50। 100 ले लेती हूँ, 100 के हो जाएंगे 2 × 5, कुछ गड़बड़ हो गया है, अंडू कर दिया है, 2 × 5 × 2 × 5, ये हो गया। तो अगर मुझे ये है अपना जो एंड डिजिट 0 लाना है, तो फिर जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना कंपलसरी है। देखिए सब में 2 5 2 5 तो आ ही रहा है, चाहे 2 और 5 का एक पेयर आ रहा है या 2 और 5 का डबल पेयर आ रहा है, पर एंड डिजिट 0 होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक कुछ कंक्लूजन हमारा आ रहा है कि बेस वाला जो नंबर है, अब 10 के ऊपर हम कोई भी पावर लगाएं, मैंने 10 के ऊपर कोई भी पावर में लगाती हूँ, 10 के ऊपर या 10 के ऊपर 2 पावर लगाती हूँ, तो भी मेरा जो आंसर है ना ऑलवेज ज़ीरोज़ वाला नंबर ही आएगा। यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, देखिए जो स्टार्टिंग डिजिट है वो 0 आ रहा है। तो मीन्स ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड कर रहा है कि पावर हम कैसी रखते हैं तो एंड डिजिट 0 आता है। तो यहाँ हमारे पास नंबर कौन सा है, 4n है हमारे पास। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि अब हम कुछ कंक्लूजन की तरफ आए हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, क्योंकि बेस का तो हमें करना ही होगा। और ये हो गया 2 × 2 पावर n हो गया, या इसको मैं 2 की पावर 2 की होल पावर n लिख सकती हूँ, या फिर 2 की पावर 2n लिख सकती हूँ। तो अब जब हम चेक करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो बेस तो 2 आ रहा है, बेस में तो 5 है ही नहीं। तो जब अगर बेस में 5 नहीं है तो फिर इसका आंसर एंड डिजिट जो है वो 0 कैसे हो सकता है। तो अब हम अपना कंक्लूजन फाइनली आंसर के फॉर्म में हम नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर हमें एंड डिजिट 0 चाहिए तो फिर हमें बेस में 2 × 5 एज अ फैक्टर्स चाहिए होंगे। सो अभी इसे हम सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं। वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, एज अ फैक्टर इन किस में नहीं है 5 एज अ फैक्टर, 4n में नहीं है। सो देयर इज नो वैल्यू, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n for which 4n
4n ends with the 4n ends with the digit 0, digit 0। ये लाइन मैंने सेम क्वेश्चन वाली लाइन ली है क्योंकि आंसर ऑलवेज हमें क्वेश्चन वाली लाइन से ही हमें आंसर लाइन लिखना होता है, और ये आंसर लाइन लिखने के हमारे पास एग्ज़ाम में हाफ मार्क होते हैं। तो इसलिए अभी हम बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना हर काम सिस्टमेटिक तरीके से करें। और ये एग्ज़ाम्पल स्पेशली मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल, और इसके जैसा ही एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे इन योर मैथ्स नोटबुक। सो up till we have completed this exercise and introduction part of exercise 1.2. After this we will continue exercise 1.2.